न मैं मंत्री का दावेदार हूँ न मुख्यमंत्री का दावेदार हूँ। आप अपनी खुद की बेटी को विदेश पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। उसने एजुकेशन लोन लिया और अगर वो गई तो एक बच्चे का अधिकार था, मैं क्यों रोकना चाहिए। आप सत्ता में आ जाएंगे तो ऐसा कौन सा चमत्कार कर देंगे कि शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर जाएगी। इलाज कराओ या मर जाओ, इस तरह की प्रोसेस चल रही है। आयुष्मान भारत लेके तो आए। जो बीजेपी से जुड़े हुए हॉस्पिटल है, अरबों रुपए आयुष्मान के नाम पे उस पे जाते हैं। कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया और मीडिया में किसानों का दर्द नहीं दिखा पाई। किसान का दर्द सोशल मीडिया से पता नहीं चलेगा, उसके जीवन के जीने के तरीके से पता चलेगा। अजय सिंह राहुल भैया, सिद्धार्थ कुशवाहा जी और कमलेश्वर पटेल जी का आपसी समन्वय न होना भी एक बड़ा कारण बन रहा है। जब हम ये कहते हैं कि 500% हम बनेंगे तो बिंद भी जीतेंगे। किसने बताया आपको कि इनको बनाया था, इनको हटाया था? वो तो हम तय करेंगे, पार्टी तय करेगी। हमने कौन सी लीड जारी की? जब 2023 का चुनाव लड़ रही थी तो उन्होंने महिलाओं को पैसे देने की बात कही थी, लेकिन भाजपा ने इस पर इम्प्लीमेंट कर दिया। तो कांग्रेस कहने लगी कि भाई ये रेवड़ी बांट रहे हैं। तो ये तो भैया वही बात हुई कि मीठा मीठा गप गप कड़बड़ कड़बड़ थू। मैं मानता हूँ कि हम में कमी भी थी, तभी तो बीजेपी जीती। कांग्रेस पार्टी में ब्राह्मण उपेक्षित महसूस कर रहा है। हमारी सरकार आएगी तो आपको कई ब्राह्मण चेहरे सत्ता में मिलेंगे, आप उसकी चिंता मत करो। मीडिया के बारे में क्या सोचते हैं आप? मैंने जो मुझे मेरे उत्तर को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। जो सरकार से फायदा लेगा सरकार की तूती बजाएगा। नमस्कार, मैं हूं शिवम पांडे और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद शिवम। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी जीतू पटवारी जी। सर, आपका स्वागत है पॉडकास्ट विद शिवम में। धन्यवाद शिवम। मैं सर सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं कि आपने कहा मध्य प्रदेश में 500% कांग्रेस की सरकार बनेगी। इतना आत्मविश्वास कहां से आया? नहीं, सवाल ये है कि प्रदेश की स्थिति क्या है और इससे पहले भी सत्ता में भारतीय जनता पार्टी ने क्या डिलीवर किया मध्य प्रदेश को। बिल्कुल। जब वो जीती 2023, 2018, 2013, 2008, 3 में हमारा विरोध था। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने वो कुछ नहीं दिया जिससे उसकी फिर से सरकार बने। पर कांग्रेस पार्टी के पार्ट से जनता की मूल भावनाओं के अनुसार जिस तरीके की मूवमेंट चाहिए उसमें कोई कमी थी। इस बार कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, एक एक परिवार का साथी, हमारे सारे सीनियर लीडर, ग्राम पंचायत का कांग्रेस कमेटी का कार्यकर्ता संगठन के विस्तार करने में पास हो गए। हमने अपनी ड्यूटी निभाई है, हमारा दायित्व निभाया। हमने प्रयास किया विपक्ष में जनता की आवाज़ बने, 100% काम किया है। आगे जब हम सरकार बनाने की बात कहेंगे तो अपना विज़न भी देंगे, हम किस तरीके से प्रदेश बनाना चाहते हैं, कैसे इन समस्याओं को जो मध्य प्रदेश में कैंसर के रूप में भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान, मोहन यादव ने, मोदी जी ने एक तरह से बीमारी जैसी फैला दी, इनसे निजात कैसे मध्य प्रदेश को दिलाएंगे, इसका प्रयास करेंगे। एक विज़न देंगे। इनकी कमियां जग जाहिर है, इनका करप्शन जग जाहिर है। हमारा संगठन निर्माण में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है और आगे और इसमें धार लेके आएंगे। इन सब विश्वास के साथ मैं कहता हूँ 500% कांग्रेस की सरकार बनेगी। समस्या तो 2023 में भी थी, जो इतनी समस्याएं अभी चल रही हैं, बेरोजगारी, किसान परेशान था खाद के लिए, उसके बाद भी वो बीजेपी की सरकार बन गई। मैंने जब कहा कि जब हमने जिस तरीके से संगठन को गढ़ना था, बिल्कुल, जिस तरीके से अपना नैरेटिव सेट करना था, जिस तरीके से जनता को उससे जोड़ना था, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी थी, उसमें कोई कमी थी। बिल्कुल। इस बार कसर नहीं छोड़ेंगे। इतनी भाग दौड़ क्यों जीतू पटवारी जी, इतनी भाग दौड़ क्यों कर रहे हैं? क्या कांग्रेस पार्टी का जनाधार बढ़ाना चाहते हैं या कहीं ना कहीं मन में मुख्यमंत्री बनने का सपना मन में बनाए बैठे हुए हैं? नहीं, सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी के एक विपक्ष ईमानदार प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व होने के साथ क्या मुझे चैन से घर में बैठना चाहिए? क्या मुझे पब्लिक के लिए काम नहीं करना चाहिए? उनकी लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए? अगर मैं ये सब नहीं करूँगा तो फिर भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब कैसे होगा? अगर मैं इतनी भागदौड़ नहीं करूँगा तो फिर भारतीय जनता पार्टी सही तरीके से सत्ता में डरेगी कैसे? हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य तो मध्य प्रदेश की समृद्धि है, लोगों की सहायता है। सरकार आज बीजेपी की है, उस सरकार को भी, बीजेपी की विपक्ष की हमारी सरकार है, उस सरकार से भी सही निर्णय दिलवाने का प्रेशर बना के हमारा दायित्व है। तो वो काम मुझे करना चाहिए, दिन रात संगठन गढ़ने का काम मुझे करना चाहिए, दायित्व मिला है मुझे। जहाँ तक मुख्यमंत्री बनने का सवाल है, मैं पहले कह चुका हूँ, न मैं मंत्री का दावेदार हूँ न मुख्यमंत्री का दावेदार हूँ।
पार्टी की सरकार 500% बने, इसके लिए अपनी अंतिम खून की बूंद समर्पित करने के एहसास, समर्पण के साथ कांग्रेस पार्टी के दायित्व को निभाने का, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ने का, जनता के हित में काम करने का मादा और आत्मविश्वास है, और वो करता रहूँगा। कांग्रेस पार्टी का जो कोर वोटर था आदिवासी, आपको नहीं लगता वो धीरे धीरे खिसक गया? आप 2018 और 2023 के परिणाम देखेंगे तो स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि आपको 2018 में 30 सीटें मिलती हैं, 47 रिजर्व सीटों आदिवासियों की, फिर ये 22 हो जाती हैं, बल्कि भाजपा का जनाधार बढ़ जाता है, 16 से 24 चला जाता है। बात मैंने यही कहा कि 3 तरीके से राजनीति में अब नए नए इक्विपमेंट आ गए हैं और नई नई सोच आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई। आपको जो स्पेसिफिक वोट है उसके माइंड को कैच करके उसके लिए उसकी जैसी बात करने का फंडामेंटल एक तरीका राजनीतिक क्षेत्र में आ गया। तो जहाँ तक आदिवासी सीटों का सवाल है, आदिवासी सीटें वही नहीं है जो केवल चिन्हित आरक्षित है। आदिवासी सीटें और भी है इसके अलावा 80 सीटों पर इम्पैक्ट रखता है, जहाँ पर आदिवासी वोट का इम्पैक्ट है। हम एक एक सीट की माइन्यूटली रणनीति बना रहे हैं और उसके आधार पर आगे बढ़ेंगे। मैंने जब 500% सरकार बनाने का बोला है तो केवल भाषण में नहीं बोला है, सिर्फ लोगों को समझाने के लिए, आप लोगों को चर्चा के लिए, हमारे कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाने के लिए नहीं बोलता हूँ। जब मैं बोलता हूँ आत्मविश्वास के साथ, तो मुझे इस बात का एहसास होना चाहिए कि मेरे पास पद की गरिमा है। जब मैं बोलूँ तो उसको मूर्त रूप दूँ। आदिवासी सीटें हो, सामान्य सीटें हो, एससी की सीटें हो, कांग्रेस पार्टी 500% सरकार बनाएगी, उसमें सब आता है। आप शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं और आप अपनी खुद की बेटी को विदेश पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। नहीं, बात 2 तरह की है। हमारे मध्य प्रदेश में जहाँ तक शिक्षा की स्थिति है, एकदम मैं मानता हूँ कि आज से 30 साल पहले थी, उससे भी दयनीय हो गई है। मध्य प्रदेश में एक भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं बची जिसकी मार्किंग ऑफ वे वर्ल्ड लेवल पे या देश लेवल पे जाए। हमारी यूनिवर्सिटी जो ऑटोनॉमस है वो डिग्रियाँ बेचती है। हमारे जो कॉलेजेस हैं वो छात्रवृत्ति लेने के लिए अपनी संख्याएं बढ़ाते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में 20 लाख बच्चे लगभग हर साल पैदा होते हैं। मध्य प्रदेश में जो स्कूल जाता हुआ बच्चा है, फिर उससे कॉलेज आता हुआ बच्चा है, उसका रेशियो इतना मिनिमम हो गया कि चिंता का विषय है। हमारे कॉलेजेस में एवरेज 60 लाख बच्चे एडमिशन लेते हैं, पैदा 20 लाख बच्चे होते हैं। 60 लाख बच्चे यानी बाहर के 40 लाख बच्चे होते हैं, यहाँ के तो बच्चे होते नहीं हैं। दूसरा, पास आउट बच्चे सिर्फ 7 लाख होते हैं। आप इस रेशियो को देखो, पैदा होने वाला बच्चा 20 लाख, इस कॉलेज में एडमिशन लेने वाला 60 लाख, कॉलेज से बाहर जाने वाला पास आउट होके 7 लाख, 8 लाख। इस रेशियो से अगर शिक्षा व्यवस्था है तो फिर देश का भविष्य, प्रदेश का भविष्य इस 3 आंकड़े से पता चल जाता है। आज ज़रूरी है क्वालिटी वाले एजुकेशन की, आज ज़रूरी है एक तरह से सस्ते और फ्री एजुकेशन की। क्यों इस देश में 80 साल के लगभग आज़ादी के हो गए, इस देश के नागरिक को फ्री एजुकेशन नहीं मिलना चाहिए? सरकार का क्या दायित्व है? सरकार का दायित्व सरकारी कर्ज लेके हवाई जहाज चलाना है। उसको उन माता पिता, मिडिल क्लास परिवार, गरीब परिवार जो दिन रात टैक्स पे देके अपने प्रदेश की समृद्धि की बात करते हैं, उन परिवारों को शिक्षा मुफ्त क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्यों उनके बच्चों के लिए शासन अपने दायित्व को निर्वाह नहीं करे? मेरी बिटिया का जहाँ तक सवाल है, ये सवाल चूँकि व्यक्तिगत है, आपने पूछा है तो मुझे जवाब देना, प्रदेश की जनता को बताना मेरा दायित्व है। जब मैं मिनिस्टर था हायर एजुकेशन, मेरी बेटी एक्सलेंस कॉलेज, सरकारी कॉलेज भोपाल के में उसने पूरा उसका हायर एजुकेशन का ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद उसने कहा, पापा मुझे बिहेवियर इकोनॉमिक्स का एक कोर्स होता है, इस कोर्स में मास्टर्स करना है। तो वर्ल्ड में 3 जगह है, और अमेरिका में किसी यूनिवर्सिटी में है, वॉरिक यूनिवर्सिटी में, और एक आध जगह और कहीं था। उसने एजुकेशन लोन लिया, और अगर वो गई तो एक बच्चे का अधिकार था। मैं क्यों रोकना चाहिए मुझे, और क्यों उसको नहीं जाने देना चाहिए? ऐसे कई बच्चे जाते हैं। तो मैं एक पिता होने के साथ साथ एक इंसान भी हूँ। उस इंसान होने के नाते अगर मेरे बच्चे ने मुझे कहा कि मुझे बाहर पढ़ने जाना है, लोन लेके अपना, आज भी उसका लोन चुकता नहीं हुआ है, बैंक में खड़ा है, उसको आगे सर्विस मिलेगी, उससे वो काम करेगी, उससे चुकाएगी, तो ये तो एक माता पिता को हैप्पीनेस होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए इस बात का। आप शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
आप सत्ता में आ जाएंगे तो ऐसा कौन सा चमत्कार कर देंगे कि शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर जाएगी? नहीं, बात मैंने अभी शिक्षा की बात की, स्वास्थ्य की बात भी मैं करता हूँ। तो स्वास्थ्य संबंधी मध्य प्रदेश में ऐसा कोई परिवार नहीं है जो आज पीड़ित है। मिडिल क्लास जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए भी है, इनकम 1 लाख रुपए भी है, उस परिवार के अंदर भी किसी परिवार के साथी को अगर किसी प्रकार की बीमारी होती है, तहस नहस हो जाता है परिवार। हमारे देश में 80% परिवार अब गरीब है। आंकड़ा कहाँ से आया? सिर्फ एक जगह से कि 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे खड़े हैं। तो इसका मतलब गरीब है तभी तो राशन है। तो जिस देश में 70% 75% लोग गरीब हैं, वहाँ स्वास्थ्य को लेकर सरकारें अगर ये कहे कि जाओ आपको हम फ्री छोड़ते हैं, आप बीमार हो इलाज कराओ या मर जाओ, इस तरह की प्रोसेस चल रही है। हमारा स्वास्थ्य अमला कितना चरमरा गया, मध्य प्रदेश और देश का दोनों, एक कोविड में हमने देखा है, किसी से छुपा नहीं है। ये कोई किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप नहीं है। ऐसे ग्रामीण क्षेत्र के 40% हॉस्पिटल्स हैं, छोटी डिस्पेंसरियाँ हैं जहाँ डॉक्टर ही नहीं है, और है तो एक ही है, नर्स ही काम चल रहा है, जो गरीबों का इलाज करते हैं और बिना 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 शासन को वोट दे के, सरकार बना के, मुख्यमंत्री बना के, मंत्री बना के वो दम तोड़ देते हैं। तो इस सरकार का उनके प्रति दायित्व क्या है? आज 80 साल बाद अगर मुफ्त शिक्षा, फ्री शिक्षा सरकार का दायित्व नहीं बने, फ्री एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन सरकार का दायित्व नहीं बने, तो किसका बने? तो आयुष्मान भारत लेके तो आए। आयुष्मान भारत एक ऐसी व्यवस्था है जो भ्रष्टाचार की जननी है। बिल्कुल। ये हॉस्पिटल को, डॉक्टर्स को, जो माफिया है, मेडिकल माफिया, उसको पालने और पोषने का काम करती है। सरकार में आयुष्मान कार्ड के अगर डेटा पे काम करोगे तो जो बीजेपी से जुड़े हुए हॉस्पिटल है, अरबों रुपए आयुष्मान के नाम पे उस पे जाते हैं। जो इस संबंधित कर्मचारी और अधिकारी हैं जो आयुष्मान से संबंधित केस एक तरह से पास करते हैं, उनकी अगर आर्थिक स्थिति देखोगे आयुष्मान के बाद तो 100 गुना बड़ी होगी। कर्मचारी करप्शन करता है, हॉस्पिटल करप्शन करता है, फेक आयुष्मान बनाता है और गरीब आंखें देखता रहता है कि मेरा इलाज कैसे होगा, उसके परिवार का आदमी दम तोड़ता रहता है। ये है आयुष्मान कार्ड। बीजेपी में जिस प्रकार सिंधिया समर्थकों को नज़रअंदाज किया जा रहा है और सिंधिया विरोधी लोगों को पद दिया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में तो उनके उसूलों में आँच आई होगी। ऐसी परिस्थिति में यदि वो कांग्रेस का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो कांग्रेस दरवाज़ा खोलेगी सिंधिया जी के लिए? अब सिंधिया जी का सम्मान रहे, सिंधिया जी का अपमान हो, उनके वसूलों पे आँच आए, उनके वसूल जिंदा रहे, उनका सब कुछ उन्हीं को मुबारक। हमें पता ही नहीं कि सिंधिया जी कौन है और क्या करते हैं। हमें ये पता है कि सिंधिया जी एक भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इस देश के मंत्री हैं, उनको अच्छा काम करना चाहिए। उनके वसूल और उनकी आँच दोनों उन्हीं के पास रहे, हमें कोई लेना देना नहीं। भैया, आज जितना किसान परेशान हुआ आज से पहले कभी नहीं हुआ मध्य प्रदेश में। कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया और मीडिया में किसानों का दर्द नहीं दिखा पाई, हालांकि ज़मीन में उतरी, लेकिन सोशल मीडिया में कहीं किसानों का दर्द दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, सोशल मीडिया एक अलग केस है, इससे दर्द का कोई वास्ता ही नहीं होता है। सोशल मीडिया तो इस देश के लिए बीमारी हो गया है। सोशल मीडिया एक फ्री, जो बेटा है, बच्चा है, घर में बेरोजगार बच्चा है, खेत में करता हुआ किसान काम है, दिन भर रील देखता है और आंखें खराब करता है। जब दिन भर रील देखता है और आंखें खराब करता है तो इसकी मस्तिष्क पे जो सोचने और समझने और जिज्ञासा की जो स्थिति, उस पर अंकुश लगता है। तो सोशल मीडिया से क्या चीज़ दिखती है नहीं दिखती है वो एक अलग इशू है, पर सोशल मीडिया देश के लिए एक बीमारी हो गया है, बेरोजगारों के लिए एक अभिशाप हो गया है, युवाओं के लिए एक तरह से मैं समझता हूँ उनके भविष्य के लिए बड़ी चुनौती हो गया है, और इस पर भी जागरूकता की आवश्यकता है। जहाँ तक किसान का सवाल है, किसान का दर्द आंकड़ों से पता चलता है। किसान से जब मिलते हैं तो मिलकर महसूस होता है। 97% किसान, 1 करोड़ 10 लाख किसान देश में है, प्रदेश में है। 1 करोड़ 10 लाख किसान प्रदेश में है। 90,85,000 किसान कर्जदार है। ये डेटा है, ये मैंने नहीं कहा, ये बताया नहीं। और इसमें से भी 40% किसान ओवरड्यू है, समय पे अपना कर्ज अदा नहीं कर पाते। तो ये डेटा बोल रहा है। जब परिवार में किसान को एक दिन में कितना कमाता है, सरकारी मोदी जी का डेटा है 28-30 रुपये,
तो 30 रुपये में क्या एक व्यक्ति भोजन कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। फिर बटांकन खेती के, छोटी खेती होती जा रही है। किसान का बेटा खेती और किसानी की तरफ आकर्षित नहीं होता है, उससे भागता है, छोटी नौकरी करना चाहता है, चपरासी बनना चाहता है और कुछ करना चाहता है, पर खेती नहीं करना चाहता है। ये डेटा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो किसान का दर्द सोशल मीडिया से पता नहीं चलेगा, उसके जीवन के जीने के तरीके से पता चलेगा। किसान ही क्यों है ऐसा जो मेला कुचेला गंदे कपड़े पहन के दिखता है वही किसान मानते हैं? अगर टी शर्ट पहन के या जीन्स पहन के या अच्छी शर्ट पहन के या अच्छा सूट पहन के किसान क्यों नहीं रह सकता है? कभी देखा आपने सूट वाला किसान? क्यों नहीं देखा? ये डेटा कहता है कि किसान दयनीय है। आप ये बताओ, महंगाई बढ़ी, हाहाकार मचा, आज देश में महंगाई है, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, खाने पीने की चीज़ें महंगी, सब्जियां महंगी होती है, टीवी मीडिया सब चिल्लाने लगते हैं, पर उसका दूसरा पहलू जो किसान का दर्द है उस पर क्यों बात नहीं करते? अगर कोई सब्जी महंगी हुई, प्याज महंगा हुआ, आलू महंगा हुआ, लहसुन महंगा हुआ, कोई वेजिटेबल महंगे हुए, अनाज महंगा हुआ, तो नेचुरल है उसका पैसा किसान के घर में जाएगा और वो किसान व्यापार करेगा, व्यापारियों के साथ खर्च करेगा, उसकी सेविंग नहीं करेगा, कुछ खरीदेगा बेचेगा, इससे पूरा व्यापार चलता है। तो किसान के घर में अगर महंगाई का पैसा भी जाता है तो वो भी देश की सेवा करता है। पर हमारे यहाँ किसान की गरीबी की तो बात होती नहीं है, उसके कर्ज की बात तो होती नहीं है, पर उसके किसी एक फसल का दाम बढ़ गया तो हाहाकार मच जाता है। प्याज में लगी आग, टमाटर हुए लाल, कैसे कैसे वीडियो बनते हैं, कैसे कैसे मीडिया बताता है। तो खेती और किसानी को लेकर अगर इस मानसिकता को नहीं बदला जाएगा तब तक हम देश के आम, अरे ऐसी चीज़ कौन सी है, आप देखो पेट्रोल अगर नहीं भी जलाएंगे तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। आप कोई ऐसी चीज़, सिगरेट, सबसे ज़्यादा सिगरेट बनाने वाले लोग हैं वो आर्थिक संपन्न है, दारू बनाने वाले लोग हैं, डिस्टिलरी जिनकी, वो आर्थिक संपन्न है। जो अलग अलग तरह के नुकसान होते हैं शरीर को, उसका व्यापार करने वाले लोग हैं वो टाई और सूट बूट में है। और जो खाना खिलाने वाला जिससे आदमी जिंदा नहीं रह सकता है, ऊर्जा, अनाज, उसके बनाने वाले लोग फजीयत में है, मुफलिसी में है, गरीबी में है, बिना अभाव के शिक्षा का उनके यहाँ अभाव है, स्वास्थ्य का उनके यहाँ अभाव है। तो देश किस तरह के नैरेटिव पे, इसका सवाल है और इसका उत्तर देश से किसान का बेटा मांग रहा है। भैया आपने कहा कि किसान का बेटा खेती नहीं करना चाहता, अब किसान का बेटा खेती क्यों करेगा? वो खाद के लिए लाइन में खड़ा होता है तो प्रशासन लाठी चलवा देता है, अब तुलवाने के लिए वो खड़ा हुआ, उसकी डेट ही नहीं मिल रही, उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पा रहा है। हमारे देश में प्रधानमंत्री ने अभी 5 बातों की अपील की। बिल्कुल। और हमारे देश के प्रधानमंत्री पिछले 12 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने 12 साल में 6 बार देश को कहा देश संकट में है, देश को बचाने के लिए जनता त्याग करे, 6 बार कहा। अभी जब लास्ट बार उन्होंने कहा तो उन्होंने क्या कहा कि आप पेट्रोल डीजल कम जलाओ, उन्होंने क्या कहा सोना कम खरीदो, उन्होंने क्या कहा आप विदेश मत जाओ, उन्होंने क्या कहा खाने का तेल मत खाओ, कम खाओ, उन्होंने क्या कहा खाद मत खरीदो, फर्टिलाइज़र मत खरीदो या कम खरीदो। जैसे वो ये कहते हैं तो इसका मतलब है कि आप दूसरे तरीके से कहते हैं कि आप फसलों का उत्पादन कम करो। इसका मतलब है कि जो यूरिया आज नीड है, आवश्यकता है, फसलों की जो मिनिमम आवश्यकता है, उसके लिए सरकार की भावना ही नहीं है, सरकार की क्षमता ही नहीं है कि उसको वो सहायता कर सकते हैं। तो ये 5 चीज़ें देश बर्बाद करने वाली है। अगर हमारे यहाँ के अलावा देशों में इस संकट में भी पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ, व्यापार व्यवसाय रुकेगा सोने के पार्ट पे, तो नेचुरल उसकी अर्थव्यवस्था पे असर आएगा। वैसे ही खाने के तेल की कमी करने की बात कही, ठीक है कर सकते हैं देश के प्रधानमंत्री, पर कैसा 12 साल में देश बना कि हर 2 साल में देश संकट में आ जाए और देश का प्रधानमंत्री जनता के नाम संदेश दे और देश बचाओ, मेरा सहयोग करो। कहा था उनने कि मैं कोई गलती निकल जाए नोटबंदी में जिस चौराहे पे बुलाऊंगा, आ गए किसी चौराहे पे? नहीं आए। तो देश का प्रधानमंत्री हमारा ऐसा है जो देश को, मैंने आज भी ये बात कही कि जब सबसे समृद्ध व्यवस्था थी रोम की, वहाँ के राजा जनता को गुमराह करने के लिए अलग अलग तरीके के नाटक करवाते थे, नाट्य करवा कर लोगों को गुमराह, खेल करवाते थे अलग अलग तरीके के, और लोगों को उसमें उलझाते थे, नशे में उलझाते थे, और फिर
खाना सस्ता करते थे, रोटी सस्ती करते थे और देश को उस समय के रोम को गुमराह करते थे, वो सभ्यता समाप्त हो गई। आज देश की परिस्थिति ऐसी है, भारत की परिस्थिति, सबसे ज़्यादा महंगाई हमारे यहाँ, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा महंगाई हमारे यहाँ, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हमारे यहाँ, रुपए के मुकाबले, डॉलर के मुकाबले रुपया लेट गया, उसकी देश की अन्य करेंसियों से ज़्यादा डैमेज हम हुए। हमारा प्रधानमंत्री, जब पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जब अमेरिका और ईरान का युद्ध हुआ, जब ट्रेड डील हुई, तीनों में लगा कि ट्रेड डील टर्म से कॉम्प्रोमाइज है, तो देश की जो परिस्थिति है, और इधर दूसरे पक्ष देखें तो 85 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे है। दूसरा पक्ष देखें तो हमारे देश में मीडिया केवल सरकार का भोंपू है, जो फिर स्वतंत्र थोड़ी अच्छी बात कर ले, सवाल कर ले, तो वो मीडिया के इंडिपेंडेंट मीडिया देशद्रोही हो जाती है। राजनीतिक लोगों पर, ईमानदार राजनीतिक लोगों पर ढूंढने से, चश्मे से ढूंढने से मिलते हैं। उन जो है लड़ना चाहते हैं, उनकी ईडी, सीबीआई, जो सरकारी दुरुपयोग जैसे रोम में होता था वैसा होने लगा है। तो आखिर देश की परिस्थिति देश के वासी समझेंगे नहीं तो फिर कैसे चलेगा। और संसद में नफरत और घृणा और कट्टरता, प्राचीन अलग अलग तरह के युद्ध, किसी की कब्र, किसी का उस समय का किया हुआ अन्याय और अत्याचार, आज उसका बदला लेना चाहते हैं। तो कैसे देश के भविष्य के और युवाओं के भविष्य के लिए सोच सकते हैं। तो ये चिंता का विषय है और इसके लिए देश के प्रधानमंत्री कहते हैं खाद मत उड़ाओ, गुमराह करते हैं। रोम का शासन करता था, ऐसा मेरे देश का प्रधानमंत्री करता है। आपको लगता है कि भारत विदेश नीति में फेल हुआ है? जिस प्रकार अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि मैं चाहूँ तो मोदी जी का करियर 1 मिनट में खत्म कर दूंगा, और फिर उनने कहा कि भाई तेल यहाँ से खरीदो, यहाँ से मत खरीदो, उसके बाद भी हमारा प्रधानमंत्री चुप रहता है, उसके बाद हमारा विदेश मंत्री चुप रहता है। तो कहीं ना कहीं भारत विदेश नीति में फेल हुआ है, आपका मानना है? नहीं, ये मैंने अभी अपने पहले वक्तव्य में कहा कि एक भी देश, जब पाकिस्तान भारत का युद्ध हुआ तो हमारे साथ नहीं था। ट्रंप हमें डरा रहा था, चाइना पाकिस्तान के साथ था, रशिया मौन था। जो परंपरागत भारत के सहयोग करने वाले देश थे, वो खासकर नेपाल और बांग्लादेश और इस तरह के जो भारत से लगे हुए देश, वो भी एक तरह से पाकिस्तान की तरफ विचार कर रहे थे। तो अल्टीमेटली कोलैप्स तो है विदेश नीति। हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर सही तरीके से मूवमेंट करते तो जो आपने कहा, पेट्रोल डीजल हम तय करेंगे कि अमेरिका तय करेगा? पेट्रोल डीजल के अलावा भारत का व्यापार और व्यवसाय कहाँ, कैसे फ़ायदा भारतवर्ष का होगा, ये तय भारतवर्ष करेगा कि अमेरिका कहेगा कि $9 लाख का हमसे ज़बरदस्ती उसका सामान हम खरीदें? हमें रशिया से सस्ता तेल मिले, ईरान से सस्ता तेल मिले, अरेबियन कंट्री से सस्ता तेल मिले, तो हम अमेरिका से महंगा तेल क्यों लेंगे? अगर ये सब हो रहा है मतलब विदेश नीति कोलैप्स है। इसमें सोचने और समझने की बात ही नहीं, स्पष्ट है, देश जानता है। भैया, राहुल गांधी की जिस प्रकार सोशल मीडिया में इमेज को खराब करने की कोशिश की जा रही है सोशल मीडिया भाजपा के आईटी सेल द्वारा, उसका काउंटर कांग्रेस के पास क्यों नहीं है? हर रोज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नेहरू और गांधी के बारे में कुछ भी बोल दिया जाता है। सवाल यह है कि राहुल गांधी जी का खिलाफ जितना नैरेटिव बनाया गया पिछले 5-6 साल में, 7 साल में, 8 साल में, वो उनकी अब ताकत बन गया है। राहुल गांधी एकमात्र लीडर ऐसे हैं जिन्होंने जब जो बोला अंतो गत्वा वो सच हुआ, देश ने उसको एक्सेप्ट किया। राहुल गांधी एकमात्र ऐसे लीडर है जिन्होंने 4000 किलोमीटर पैदल चल के सिर्फ प्रेम, प्यार और मोहब्बत की बात की, राजनीतिक बात नहीं की। राहुल गांधी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो किसी भी दबाव में नहीं आते हैं, कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होते हैं, अपनी और देश की बात ईमानदारी से कहते हैं, कभी नहीं डरते हैं। चुनाव परिणाम कुछ हो पर सबसे पहले देश होता है। तो राहुल गांधी के खिलाफ जितना प्रोपोगेंडा बनाया गया, अब उनकी ताकत है। आम जनता में उनका नैरेटिव बदल चुका है। जब 2029 के इलेक्शन होंगे तो राहुल गांधी ही देश के प्रधानमंत्री होंगे, ये समझ बन गई है। मोदी जी कहते थे अब की बार 400 पार, वही एक संविधान की बाबा साहब अम्बेडकर की किताब ली और निकल पड़े, तो 240 पे रही या नहीं रही? बिल्कुल। अब की बार 400 पार से सीधे 400 से 240 यानी 160 सीट कम हुई। तो राहुल गांधी को 10-20 सीट इधर उधर होती, नीतीश कुमार अपनी जगह खड़े हो रहते हैं तो ये मोदी जी तो हट जाते हैं। तो राहुल गांधी अपना काम कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, और कितनी भी नैरेटिव सोशल मीडिया पे कैसा भी बनाए, अब उसकी वो ताकत, उनकी वो ताकत बन गई।
जब से आप प्रदेश अध्यक्ष बने हैं कमलनाथ जी इनएक्टिव दिखाई दे रहे हैं, ये संयोग है या प्रयोग है? ऐसा है कि कमलनाथ जी का अपना एक ओरा है। उन्होंने 7 साल तक मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ और मुख्यमंत्री के रूप में मध्य प्रदेश में काम किया है। उससे पहले केंद्रीय मंत्री रहते हुए मध्य प्रदेश की बहुत सेवा की उन्होंने। अभी मुझे उनका पूरा मार्गदर्शन मिलता है। हर हफ्ते उनसे मेरी मीटिंग होती है, बातें होती है। जो भी मैं निर्णय लेता हूँ उसमें उनको इन्वॉल्व करता हूँ। अल्टीमेटली एक उम्र का भी तकाजा होता है, तो इस नाते स्वाभाविक है कि अच्छा पिता के से प्यार करने वाला बेटा, एक जिम्मेवार जवान बेटा, अपने परिवार के लोगों को जिनकी सीनियरिटी और अनुभव का लाभ लेके खुद काम करके परिवार का सम्मान बढ़ाए, तब मेरी उपयोगिता है। मैं मेरे पिता को कहूँ कि जाओ तो आप ही रोज़ खेत पे जाओ और काम करो, ये तो नहीं हो सकता ना। तो कमलनाथ जी का जहाँ तक है उनका खूब सहयोग है और खूब आशीर्वाद है और पार्टी के हर निर्णय में वो साथ रहते हैं। कांग्रेस पार्टी का जो गढ़ था बिंद, वहाँ पे कांग्रेस लगातार हारती चली आ रही है। इसका क्या कारण है? अजय सिंह राहुल भैया, सिद्धार्थ कुशवाहा जी और कमलेश्वर पटेल जी का आपसी समन्वय ना होना भी एक बड़ा कारण बन रहा है। ये सब मीडिया की गॉसिप है। जो हार है उसको कोई बदल नहीं सकता है कि जो जीता वो सिकंदर, बीजेपी जीती है। उसको लेकर मैंने पूरे शुरुआत में अपनी बात कही है कि जो हम पिछली बार हमारे से जो कमियां थी वो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकती। पर अब जब हम ये कहते हैं कि 500% हम बनेंगे तो बिंद भी जीतेंगे। भैया देखिए ना, सुखेंद्र सिंह बन्ना जी को सतना का प्रभारी बनाया गया, फिर उसके बाद हटा के छतरपुर कर दिया गया और सोशल मीडिया में ये चला कि सिद्धार्थ कुशवाहा जी को पसंद नहीं आया क्योंकि वो अजय सिंह राहुल भैया एक गुट के थे। ये आपकी बातें हैं। आप किसने बताया आपको कि उनको बनाया था, इनको हटाया था? वो तो हम तय करेंगे, पार्टी तय करेगी। हमने कौन सी लिस्ट जारी की? आपके गोसिप से आपने तय कर दिया और मार्केट में भेज दी और वापस लेके आ गए। इससे हम थोड़ी तय करेंगे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। हमें अपना काम करना है। आज प्रदेश में जंगल कट रहे हैं, आदिवासी विस्थापित किए जा रहे हैं, मध्य प्रदेश के हर कोने का आदिवासी परेशान है, उन्हें सिर्फ सांत्वना मिल रही है। आप हालांकि पन्ना गए, आप शहडोल भी गए, उसके बाद भी उनकी समस्या में कोई सुधार नहीं हुआ भैया। नहीं, समस्या का सुधार तो सत्ता परिवर्तन पे होगा। मैंने अपने एक वक्तव्य में कहा है कि आदिवासी कानून है। हमारे यहाँ कानून है कि आदिवासियों की ज़मीन न बेची जाए, न खरीदी जाए, और हो तो कलेक्टर की परमिशन ली जाए। हमारे मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के शासन ने 1,28,000 हेक्टेयर ज़मीन पिछले 10 साल में बेच दी आदिवासियों की, प्राइवेट सेक्टर को। तो ये अपने आप में ये बताता है कि आदिवासी विरोधी है भारतीय जनता पार्टी। हम उसकी समीक्षा करेंगे। समीक्षा करके फिर से आदिवासियों की अगर ज़मीन अन्यायपूर्ण तरीके से ली गई है तो वापस करवाएंगे। पीछे कौन है? संजय पाठक। पीछे कौन है? बीजेपी के मंत्री। पीछे कौन है? बीजेपी के विधायक। पीछे कौन है? बीजेपी के कार्यकर्ता। आदिवासियों की ज़मीन छीनते हैं और कलेक्टर और सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। पूरे मसले के मध्य प्रदेश की हम समीक्षा करेंगे और आदिवासियों के हितों की रक्षा करेंगे। जो माइनिंग क्षेत्र में है या अन्य औद्योगिक क्षेत्र में है या खनन के क्षेत्र में है जहाँ आदिवासियों की ज़मीनें ली गई, उसका भी पूरा समीक्षा होगी कि उनके साथ न्याय हुआ या अन्याय हुआ। जैसे पन्ना में गया, जैसे छतरपुर में गया, जैसे सिंगरौली में गया, जैसे पूरी टीम गई हमारी कांग्रेस पार्टी की। हमने निर्णय लिया कि वहाँ आदिवासियों के खिलाफ काम हो रहा है। ऐसे ही धार में भी, झाबुआ में भी, अलीराजपुर में भी, जोबट में। इस तरीके से हम जा के देख के भौतिक सत्यापन किया कि आदिवासियों के साथ अन्याय हुआ। पूरी परियोजनाओं की फिर से समीक्षा करेंगे और समीक्षा करने के बाद आदिवासियों के हितों की रक्षा करेंगे। कांग्रेस पार्टी जब 2023 का चुनाव लड़ रही थी तो उन्होंने महिलाओं को पैसे देने की बात कही थी, लेकिन भाजपा ने इस पर इम्प्लीमेंट कर दिया। तो कांग्रेस कहने लगी कि भाई ये रेवड़ी बांट रहे हैं। तो ये तो भैया वही बात हुई कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। नहीं, कोई भी राजनीतिक दल को, चाहे कांग्रेस ही क्यों नहीं हो, जब वो नीति बनाती है तो स्वाभाविक तौर पे लालच का पुट कि मुझे वोट मिले, ये ज़्यादा होगा तो प्रदेश का भला नहीं होगा। प्रदेश का भला करना है तो आपको क्रिएटिव, अल्टीमेटली फंडामेंटल बदलाव कैसे हो, इसके लिए योजनाओं में आर्थिक प्रोविज़न किए जाए, तब जाकर प्रदेश का भला होगा। एक बहन है जिसको 1500 रुपये मिल रहे हैं, क्या उस 1500 में वो बिजली का बिल या एक गैस सिलेंडर या अपने बच्चे की फीस भर पा रही है? बिल्कुल नहीं भर पा रही है। ऐसे में किसी भी राजनीतिक दल का दायित्व है कि उस बहन को रोजगार कैसे मिले, इसकी योजना बने, या उसको मंथली 1500 मिले
और उस 1500 का उपयोग भी नहीं हो, उस योजना की आवश्यकता है। कांग्रेस इस पर विचार कर रही है। जहाँ तक प्रश्न है कि पीछे क्या हुआ, मैं मानता हूँ कि हम में कमी भी थी, तभी तो बीजेपी जीती। अगर हम एकदम बेस्ट सब करते तो बीजेपी कैसे जीतती। बीजेपी से भ्रष्टाचारी कोई पार्टी नहीं, बीजेपी से बलात्कारी, उनके नेताओं से बलात्कारी कोई नेता नहीं। बीजेपी ने मध्य प्रदेश के हर घर को भ्रष्टाचार का कैंसर दिया। 50% कमीशन नहीं ले तब तक कोई सिग्नेचर नहीं होते हैं। मैंने कई बार कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक नेता ये कहे कि मैं ईमानदार हूँ, हाथ ऊंचा करे, मैं उसका काला चिट्ठा लूँगा। आज तक किसी नेता ने कहा नहीं कहा। यानी मैं जो बोलता हूँ उसको सच साबित, सब मानते हो कि सच हम बेईमान लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं। मैं आपको ये कहता हूँ, कोई एक ऑफिस ऐसा जो बिना रिश्वत का है, कृपया मुझे ले चलना वहाँ, उनका नागरिक अभिनंदन करना चाहता हूँ। हमारे चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि सारे कलेक्टर पैसे खाते हैं, कहा या नहीं कहा। हमारे मुख्यमंत्री, मंत्री, हमारे विधायक, सबका रोज़ अखबारों में आता है किसी न किसी प्रकार की लूप होल। तो ये मोदी जी की ईडी को क्यों नहीं दिखती है। तो भ्रष्टाचार के कैंसर से अगर मध्य प्रदेश को बचाना है तो अल्टीमेटली कांग्रेस को लाना है। तो कांग्रेस को एक विजनरी वर्क करना है जो जनता को सही में उसकी सेवा करे और उसका पूरा प्रयास जनता के बीच में लेके भी जाना है। तो मैं मानता हूँ कांग्रेस इस ओर काम कर रही है। भैया मुझे तो बहुत शर्मनाक ये लगता है कि जहाँ जहाँ 5 राज्य ऐसे हैं भाजपा के जहाँ टॉप पे महिला असुरक्षित हैं, वहाँ पे भाजपा का शासन है। आप 1500 ना दे के महिलाओं को सुरक्षित तो करिए कम से कम। नहीं, सवाल ये है, ये सवाल मुझसे करने का नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी से करने का सवाल है। ये जैसा आप सोचते हो वैसा ही मैं भी सोचता हूँ। हमारे प्रदेश में 2 लाख बहनें पिछले 5 साल में गायब हुई। हमारे प्रदेश में 23 बलात्कार रोज होते हैं। 32 महिलाओं पर अपराध, महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के अपराध दर्ज होते हैं। हमारे ST SC के आंकड़े में हम नंबर 1 हो गए, अपराध के आंकड़े में नंबर 1 हो गए। हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा शराब की खपत हो गई, नशे की खपत हो गई, ड्रग्स की खपत हो गई, कोकीन की खपत हो गई। और हमारे राजनेता नशे का व्यापार करते हैं, हमारे सत्ताधारी दल के लोग नशे का व्यापार करते हैं। तो इस तरह का प्रदेश बन रहा है। तो स्वाभाविक है आपको, हमको, जनता को, अभिभावक को, युवाओं को, सबको जागने की आवश्यकता है। आपको लगता है मोहन यादव और कैलाश विजयवर्गीय की आपसी अंदरूनी मतभेद के कारण इंदौर का काफ़ी नुकसान हुआ? नहीं, इंदौर में ये मास्टर प्लान नहीं लेके आए क्योंकि भूमाफियाओं को इनको पालना और पोसना है। इंदौर में बेतरतीब अगर विकास हो रहा है तो उसकी एकमात्र दोषी बीजेपी है। अगर भारतीय जनता पार्टी की इतने साल से नगर निगम सांसद, इतने विधायक, सरकार, उसके बाद मास्टर प्लान नहीं आया, इन्हें इसका दोषी कौन है। भोपाल का मास्टर प्लान नहीं आया, इसका दोषी कौन है। और मध्य प्रदेश में अगर मास्टर प्लान रोकने के लिए सरकारी मंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री लड़ रहे हैं तो फिर इससे ज़्यादा भयावह स्थिति क्या होगी। तो मैं मानता हूँ ऐसे में कि इन सब बातों के पीछे सिर्फ भ्रष्टाचार है। जो इनके गले से, सर से ऊपर का भ्रष्टाचार चल रहा है, वही कारण है कि मास्टर प्लान नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी में ब्राह्मण उपेक्षित महसूस कर रहा है। सागर संभाग में आपने एक भी जिलाध्यक्ष नहीं बनाया। रीवा जो बिंद क्षेत्र है वहाँ 23% ब्राह्मण है, वहाँ पे कोई ऐसा ब्राह्मण लीडर नहीं खड़ा किया। आप वहीं भाजपा को देखेंगे तो डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ला को वहीं से बनाया। हमारी सरकार आएगी तो आपको कई ब्राह्मण चेहरे सत्ता में मिलेंगे, आप उसकी चिंता मत करो। और संगठन में भी कई ब्राह्मण चेहरे। भैया आखिरी के सवाल हैं और मैं जानना चाहता हूँ, आप इन 3 लोगों की, 3 जो संस्थाएं हैं, इनके बारे में स्पष्ट ओपिनियन दीजिए। चुनाव आयोग के बारे में आप क्या सोचते हैं? टोटल भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन है। मीडिया के बारे में क्या सोचते हैं आप? टोटल जो उसका इकोनॉमिक मॉडल है मीडिया का, वो सरकार की गुलामी कराता है। सारी मीडिया तो नहीं कर रही है, स्ट्रीम मीडिया। मैंने बता दिया, जो इकोनॉमिक मॉडल है मीडिया का, वो उसको मजबूर करता है कि वो सरकार के गुलाम रहे। अरे भैया खुले मन से ये कह देना मीडिया में तो सभी आ जाएंगे। जो मेरे उत्तर को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो। जो सरकार से फायदा लेगा, सरकार की तूती बजाएगा। वो सरकार कांग्रेस की भी हो सकती है, बीजेपी की भी हो सकती है। तो जो मीडिया का इकोनॉमिकल मॉडल ऐसा बन गया जो सरकार का गुलाम बनाता है उसको, ये चिंता का विषय है और इसको सुधार करना चाहिए। वो कांग्रेस करे कि बीजेपी करे कि आप करे कि मैं करूं, ये हम सब मिल के करें। आवश्यकता इसकी है। मैंने मीडिया को क्रिटिसिज्म नहीं किया,
जो मीडिया सरकार से लाभ नहीं लेती है, वो चाहे सोशल मीडिया हो, यूट्यूबर है, वो देशद्रोही सरकार उनको घोषित करती है। बिल्कुल। ये एक केस नहीं हुआ है, कम से कम 25 केस हुए भाई, अकाउंट बैन कर दिए जाते हैं। बिल्कुल। तो ये सब बातें हैं। तो मैंने जो सवाल आपने किया, मैंने उत्तर दिया। ईडी और सीबीआई, सरकार का भोपू, तोता, कोयल, सरकारी ईडी और सीबीआई में सरकार की तूती बोलने के बाजे हैं दोनों। बिल्कुल। भैया आप जिम करते हैं, जिम जाते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि कई लोग प्रिविलेज नहीं होते, उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं होती। तो क्या आपकी सरकार आएगी तो ऐसा कुछ करोगे आप जिम के क्षेत्र में? या नहीं, मैं जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर था तो मैंने एक क्लब, यूथ क्लब की प्लानिंग की थी, जो हर मोहल्ले में बने, हर वार्ड में बने, हर गांव में बने, और इस पर यूथ स्पोर्ट्स से जुड़े। जो लोकल स्तर पर स्पोर्ट्स में कई ऐसे प्रतिभाशाली होते हैं, जो अगर उनको आप लोकल स्तर पर सुविधा तो निकल के आते हैं, तो और स्पोर्ट्स देश सेवा भी करता है, स्पोर्ट्स तपस्या भी है। तो उसको लेकर छोटे छोटे यूथ क्लब, स्पोर्ट्स के यूथ क्लब बनाने की मेरी कार्य योजना है। जब सरकार में आएंगे तो मूर्त रूप में। ये कोई मैसेज देना चाहें आप प्रदेश की जनता को? मैं प्रदेश की जनता से तो इतना ही आग्रह करना चाहता हूं कि 50% कमीशन हमारी सरकार का सबसे बड़ा एक हार बन गया है, सबसे बड़ा एक अधिकार बन गया है। भ्रष्टाचार का कैंसर मध्य प्रदेश की रगों में घुल गया है। आप और हम इस बीमारी से रोज परेशान होते हैं। भारतीय जनता पार्टी को पंचायत से लेके सांसद तक, पंचायत से लेके विधानसभा तक नहीं हराओगे तो इस कैंसर से हम निजात नहीं पा सकते हैं। तो कृपया, अगर भ्रष्टाचार के कैंसर को जड़ मूल से समाप्त करना है तो बीजेपी को सत्ता से जड़ मूल से हटाना है। नमस्कार साथियों, ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी जीतू पटवारी जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया।